मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज आज हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट 6 के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस। तो वन ऑफ द क्रिटिकल डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मोड ऑफ एंट्री टू फॉरेन मार्केट। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आप किस तरह एंटर करेंगे किसी दूसरी मार्केट के अंदर, ये सबसे बड़ा या कह सकते हैं क्रिटिकल डिसीजंस होता है, क्योंकि आपका जो मोड ऑफ एंट्री होता है वो आपके बिजनेस की ग्रोथ पे, बिजनेस की सक्सेस पे डिपेंड करता है। तो एट वन एक्सट्रीम अ कंपनी में डिसाइड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट इट टू द फॉरेन मार्केट। यहाँ पर क्या होता है कि अब आपकी जो कंपनी होती है वो डिसाइड कर चुकी है कि उसे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। वो अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली बनाती है और अपने उन प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। तो अब उसे देखना है कि फॉरेन मार्केट में किस तरह एक्सपोर्ट करेगी। तो उन्हीं तरीकों के बारे में, उन्हीं वेज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं मार्केट एंट्री हमारी। पहली होती है विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि इसमें जब हम दूसरी मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट को सेल्स आउट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारा सिर्फ एक एक्सपोर्ट आता है, और एक्सपोर्ट को भी अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। दूसरा है हमारा जहाँ पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मार्केटिंग अरेंजमेंट्स के लिए, लेकिन वहाँ जो प्रोडक्शन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आता है आपका लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, असेंबली। और तीसरा होता है जहाँ पर आपको प्रोडक्शन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केटिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन मार्केट में। तो इसमें होते हैं जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो अब हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं और इनमें किस तरह हम इनको यूज़ करके फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट होता क्या है, मतलब when we export our surplus production in international market, in export we don't spend a single investment in international marketing। तो एक्सपोर्ट आप सभी को पता ही है कि जब आप अपनी कंट्री से कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ में सेंड करते हैं, सेल्स करते हैं मार्केटिंग के पर्पज़ से, ट्रेड के पर्पज़ से, तो वो कहलाता है आपका एक्सपोर्ट। और अब जब आप अपने प्रोडक्शन का सरप्लस प्रोडक्ट को, सरप्लस गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में सेल्स करते हैं, तो आपका एक्सपोर्ट का पार्ट है। और इसमें आपको कह सकते हैं कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ अपने सरप्लस प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल्स आउट करते हैं, या अपना एक छोटा प्रोडक्शन का आपका जो एरिया है, जो अमाउंट है आपका प्रोडक्ट्स का, वो बहुत छोटा है। तो इसमें अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब आपने अपने गुड्स को डायरेक्ट दूसरी कंट्रीज़ में सेल्स आउट कर रहे हैं विदाउट वहाँ पर एंटर करे, वहाँ पर अपनी सब्सिडीज़ खोले, तो वो होता है आपका एक्सपोर्ट। और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती। तो बात करते हैं कि किस किस सर्कमस्टांसिस में आपका एक्सपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहला है द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन मार्केट इज़ स्मॉल। अब आप जिस मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं ट्रेड के लिए, अगर उस मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है तो आपके लिए वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप उस छोटी सी मार्केट में भी मार्केटिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि हो सकता है जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, आपका रिसर्च का अमाउंट है, आपकी मार्केटिंग का अमाउंट है, वो वहाँ के प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की नीड्स है उनसे कहीं ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर अपने सरप्लस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल्स आउट करेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के। तो वो होता है आपका एक्सपोर्ट। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर इन फॉरेन मार्केट। अब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट आती है, वो दूसरी कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन को फिर अपनी लोकल कंट्री में या अपनी होम कंट्री में ही रखेंगे और अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट उस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। तीसरा है रिस्क और इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन मार्केट। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क भी रहता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारी कैपिटल पे। तो उस रिस्क को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके हम वहाँ पर सीधे अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स आउट करेंगे, जिससे कि हमारा जो कैपिटल रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, उसे हम कम करते हैं या फिर यूँ कहें कि उसे ख़त्म कर देते हैं। फोर्थ है अट्रैक्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कंट्रीज़। अब कई बार कंट्रीज़ अपने कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए
वहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं इन्हें इंसेंटिव्स देती हैं, इनके फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाती हैं, इन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स भी देते हैं या इन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट देती है एक्सपोर्टर्स को, तो जिनकी वजह से वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करने से बेटर वो खुद की कंट्री में करते हैं, क्योंकि वो अगर अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उससे उनके बिजनेस यूनिट को काफ़ी हद तक कह सकते हैं हेल्प मिलती है वहाँ की गवर्नमेंट से। फिफ्थ है नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन मार्केटिंग। और फिफ्थ जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास इतना अमाउंट ना हो, इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो कि आप फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सकें, वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर सकें, तो उस कंडीशन में जब आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप इसको यूज़ करते हैं। तो एक्सपोर्ट नॉर्मली दो तरीके से किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट है आपका कोई सरप्लस प्रोडक्ट है और आप डायरेक्ट उसे दूसरी कंट्री को सेल्स कर दें या एक्सपोर्ट कर दें, तो वो तो होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट। इसमें आपके और उस कंट्री के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात करें कि जब आप दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको उस कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की नीड के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में। और अभी तक आप क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे थे, तो आपको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो हमारे स्टार्टिंग करते हैं तो उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है, ना नॉलेज होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो किसी मिडल मैन को अपॉइंट कर लेते हैं अपने एक्सपोर्ट के लिए, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनमें मिडल मैन्स कौन से होते हैं? आपके एजेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग हाउस होते हैं, बाइंग हाउस ऑफ ओवरसीज़ मार्केट, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। तो ये सब होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड एक्सपोर्ट का, कि जिससे हम किसी दूसरी कंट्री की मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अब दूसरा है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग अंदर हम देख लेते हैं, अंडर लाइसेंसिंग अ कंपनी असाइंस द राइट टू अंडरटेक प्रोडक्शन लोकली यूजिंग इट्स पेटेंट्स टू अ लोकल कंपनी फॉर अ फी और रॉयल्टी। अंडर दिस स्ट्रेटजी द कंपनी गिव्स लाइसेंस टू अ फॉरेन कंपनी टू मेक मैन्युफैक्चर द कंपनी प्रोडक्ट फॉर सेल इन दैट फॉरेन कंट्री एंड टाइम इन other specified market also. Licensee will make all necessary capital investment. अब आपके पास दूसरा तरीका होता है कि लाइसेंसिंग का। अब आपका जो होम कंट्री का ओनर है, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है या वो दूसरी कंट्रीज़ में एंटर करना चाहता है बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो क्या करते हैं इसमें कि वो उसमें फिजिकली एंटर नहीं होता। वो उसका जो तरीका है प्रोडक्शन का या जो उसके प्रोडक्ट का नाम है, वो फ़ौरन किसी कंट्री की कंपनी को उसका कह सकते हैं एक लाइसेंस दे देता है, एक परमिट दे देता है कि वो उसके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में उसके नाम से सेल्स कर सकते हैं। तो कह सकते हैं अगर कोई कंपनी इंडिया की है और वो दूसरी कंट्री में मार्केटिंग करना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, तो वहाँ पर फिजिकल ना पहुँचकर वहाँ के किसी लोकल फर्म को एक अथॉरिटी दे देगी, लाइसेंस दे देगी कि वो हमारी जो इंडियन फर्म्स है उसके प्रोडक्ट को, उसके नाम को यूज़ करके वहाँ पर प्रोडक्ट बनाएं और उनको वहाँ पर सेल्स आउट करें। और उसके बदले जो हमारी इंडियन फर्म्स है उसे क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ पर उसके नाम के जितने प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और बेचे जाएंगे, उनकी प्रॉफिट का रेशो, रॉयल्टी या कुछ फीस उसे मिलती रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में पहुँच भी गया, वहाँ सेल्स भी होने लगा और आप वहाँ पर कह सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट वो करेगा जो आपसे लाइसेंस लेगा आपके प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल्स आउट करने का। तो ये होता है हमारा लाइसेंसिंग। तो इसमें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर शुड कंसीडर लाइसेंसिंग व्हेन कैपिटल इज स्केयर, इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस डिस्करेज डायरेक्टली एंट्री, द कंट्री इज सेंसिटिव टू फॉरेन ओनरशिप। किन कंडीशंस में हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो हमारे बिजनेसमैन से लाइसेंसिंग का यूज़ करते हैं दूसरी कंट्री में एंटर करने के लिए? तो पहला पॉइंट होता है कि जब उनके पास कैपिटल की कमी हो, क्योंकि अगर आप फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंस होना चाहिए वहाँ पर इन्वेस्ट के लिए। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप लाइसेंसिंग का यूज़ करके किसी दूसरी फर्म को अपना लाइसेंस दे देंगे कि वहाँ पर वो आपके प्रोडक्ट्स को सेल्स आउट करे। तो पहला पॉइंट होता है। दूसरा होता है कि इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। अब कई कंट्रीज़ में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं कि आप उस कंट्री से डायरेक्ट
एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर उस कंट्री में आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। तो कई कंट्रीज़ के ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लीगल इन्वायरमेंट होते हैं कि जो कि आपको उस कंट्री में ईजिली एंट्री नहीं करने देते। तो उन कंडीशंस में भी हम डायरेक्ट एंट्री ना लेकर लाइसेंसिंग के थ्रू वहाँ पर एंट्री लेते हैं। तीसरा होता है द कंट्री इज़ सेंसिटिव टू फॉरेन ओनरशिप। तो कई कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर फॉरेन ओनरशिप को नहीं दिया जाता, या उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए जो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो उस कंडीशंस में भी हम वहाँ पर खुद का अपना प्रोडक्शन ना करके वहाँ की किसी लोकल फर्म को, लोकल कंपनी को उसकी अथॉरिटी दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मैन्युफैक्चर करे और सेल्स आउट करे। अब लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सम बेसिक एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा लाइसेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि जब हमने किसी दूसरी कंट्रीज़ की इंटरनेशनल लेवल पे किसी फर्म को लाइसेंस दिया कि वो अपनी लोकल कंट्री में हमारे प्रोडक्ट को सेल्स आउट करे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स होती हैं जो हम देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट एंड टेरिटोरियल कवरेज, कि वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट अपनी लोकल कंट्री में बनाएंगे और किस जोग्राफिकल एरिया में उसको सेल्स आउट करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा है तो हम उसे जिस चीज़ की परमिशन देंगे वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर रहकर ही उसे सेल्स आउट कर सकता है। दूसरा होता है लेंथ ऑफ कवरेज, क्वालिटी कंट्रोल। अब देखेंगे कि वहाँ जो वो प्रोडक्ट बनाए उसकी क्वालिटी कैसी हो, क्वालिटी को हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेन ओनर उस प्रोडक्ट के, उस ब्रांड के हम हैं, हमारी कंट्री है या इंडियन फर्म है। तो वो डिसाइड करेगी कि वो जो लोकल दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट बनाएंगी, उनकी क्वालिटी उन्हें किस लेवल पे रखनी है। नेक्स्ट है रॉयल्टी एंड स्ट्रक्चर। अब जो दूसरी कंट्री की फॉरेन फर्म जो प्रोडक्शन बना रही है, वहाँ सेल्स आउट कर रही है, उसे कुछ तो हमारी होम कंट्री को पे करना पड़ेगा, होम ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी पे करेगी या फीस पे करेगी, उन सभी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है चॉइस ऑफ करेंसी। अब जो पेमेंट होएगी हमारी जो फॉरेन फर्म है वो हमारी होम फर्म को देगी, क्योंकि वो उसके नाम का, उसकी ब्रांड का यूज़ कर रही है। तो वो किस चॉइस में करेंसी को लेता है, हो सकता है वो फॉरेन करेंसी ले ले, इंडियन करेंसी ले ले, अमेरिकन डॉलर से ले ले, या किसी गोल्ड की टर्म्स में ले ले। तो वो देखते हैं कि करेंसी को कौन सी लेनी है उन्हें, या किस टर्म्स में वो पेमेंट लेंगे। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ लॉ। अब जो उनका ट्रेड है या जो उनका बिजनेस यूनिट है दूसरी कंट्री में, उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो ये सभी पॉइंट होते हैं हमारे लाइसेंसिंग के अंदर। तो नॉर्मली इसके अंदर आपका एक लाइसेंसी होता है, एक लाइसेंसर होता है। लाइसेंसर वो होता है जो प्रोडक्ट का कह सकते हैं परमिशन देता है, मतलब एक ओनर जो होता है वो लाइसेंसर होता है। और लाइसेंसी वो होती है जो उस कह सकते हैं उस अथॉरिटी को लेती है, दूसरे के बिहाफ पे उस चीज़ का प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करती है। तो यहाँ पर अगर हम इंडियन फर्म्स है वो किसी दूसरी कंट्री में एंटर करना चाह रही है, तो इंडियन फर्म्स का ओनर होएगा लाइसेंसर, और जो दूसरी कंट्री जिस फर्म ने इंडियन फर्म्स से लाइसेंस लिया है उसके प्रोडक्ट को बनाने का, वो होएगा उसका लाइसेंसी। लाइसेंसर इसके अंदर सिर्फ कह सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब सिर्फ मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जो लाइसेंसी है वो कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये होता है आपका लाइसेंसिंग। दूसरा होता है आपका फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग भी काफ़ी हद तक आपका लाइसेंसिंग से ही जुड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर सोल्ड टू अ फ्रेंचाइजी। इसमें हमारे किसी काम को करने का तरीका, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हम उस काम को कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग में, या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को दूसरों से अलग बनाती है, हम उस राइट को किसी फॉरेन फर्म को दे देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर, हमारे नाम से उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे और फॉरेन मार्केट में सेल करे। तो ये होता हमारा फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग इज समवॉट सिमिलर टू लाइसेंसिंग इन दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर सोल्ड टू अ फ्रेंचाइजी। However, the rules for how the franchisee carried out business are usually very strict. For example, any process must be followed or specific components must be used in manufacturing. तो इसमें हम दूसरी फर्म्स की जिस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिस कंपनी को लाइसेंस फ्रेंचाइजी देते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसे हमारे प्रोडक्ट्स के जो हम
प्रोसेस होता है बनाने का या उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे प्रोसेस की वजह से ही या हमारे कंपोनेंट्स की वजह से ही मार्केट में कह सकते हैं अच्छी गुडविल के साथ है, अवेलेबल है। तो आप इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे आपका मैकडी है, तो अगर मैकडी का आप किसी भी स्टोर्स पे जाते हैं, मैकडी के या बर्गर किंग के, तो हर स्टोर का आपको जो एक लुक होता है वो एक जैसा ही दिखता है। हर स्टोर का जो टेस्ट होता है प्रोडक्ट का वो आपको एक जैसा मिलता है, या फैसिलिटीज़ होती है हर स्टोर्स की वो एकदम एग्जैक्ट एक जैसी ही होती है। क्योंकि क्या है, वो एक बिजनेस मॉडल है जो किसी दूसरी कंट्री से हमारी इंडियन फर्म्स ने, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने या इंडियन बिजनेसमैन्स ने ले रखी है, उसकी फ्रेंचाइजी कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पर इंडिया में उस चीज़ को कर रहे हैं। तो यही होती है आपकी फ्रेंचाइजी। तो इसमें दो होते हैं, एक फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होती है। सॉरी, यहाँ पर फ्रेंचाइजर की जगह फ्रेंचाइजी आएगा, आपसे करेक्ट कर लेना। फ्रेंचाइजी आएगा यहाँ पर आपका। अब जो आपका फ्रेंचाइजर होता है वो रियल ओनर होता है आपकी होम कंट्री से। मतलब अब आप इंडिया में हैं और आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको अमेरिका की मार्केट में कह सकते हैं एंटर करना है, मार्केटिंग करनी है, वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स आउट करना है। तो अब आप वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ना लेकर फ्रेंचाइजी का मेथड या फ्रेंचाइजी का जो मोड होता है उसको यूज़ करेंगे। तो इंडिया यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी होम कंट्री या आपकी जो रियल ओनर हुए। तो इंडिया आपकी बन गई रियल ओनर, मतलब फ्रेंचाइजर इसे कहते हैं हम, कि जिसकी जो गुड्स होती है उसको करने का तरीका, उसको करने का मेथड जिस ऑर्गेनाइजेशंस ने या जिस पर्सनस ने डेवलप किया होता है। अब हमें एंटर करना है यूएसए मार्केट में, तो हम यूएसए के किसी फर्म को देखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट को यूएसए में बनाना चाहे या सेल्स आउट करना चाहे। तो हम अपना जो लाइसेंस है वहाँ की किसी फर्म को प्रोवाइड कर देंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में हमारे नाम से बेच सके। तो जो फर्म किसी दूसरे को अपना राइट देती है बेचने के लिए प्रोडक्शन का, वो होता है फ्रेंचाइज़र, और जो उस लाइसेंस को लेता है वो होता है फ्रेंचाइजी। अब इसमें जो फ्रेंचाइज़र होता है उसको फॉरेन मार्केट में प्रोडक्शंस के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती। लेकिन आपका जो फ्रेंचाइजी है, मतलब जिस पर्सन ने उसकी अथॉरिटी ली है, उसका अथॉरिटी ली है कि अब वो किसी दूसरे के बिहाफ पर अपने कंट्री में उस प्रोडक्ट को बनाएगा और सेल्स आउट करेगा, तो वो जितने भी उसके प्रोडक्शंस में इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी इन्वेस्टमेंट अब उस कंट्री में फ्रेंचाइजी करेगा, और अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स आउट करके फ्रेंचाइजी को जो इनकम होती है उसका कुछ पार्ट या उसके लिए कह सकते हैं रॉयल्टी उसे पे करनी पड़ती है आपके मेन ओनर को, मतलब फ्रेंचाइजर को। तो इसमें हमने दिखा रखा है कि आपका जो फ्रेंचाइजर होता है वो गिव परमिशन टू यूज़ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फ्रेंचाइजर इसमें परमिशंस देता है फ्रेंचाइजी को, फॉरेन कंट्री की किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, फर्म्स को, कि वो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सके उन किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में, और इसके बदले उसे मिलता है रॉयल्टी या फीस। तो ये भी एक तरीका है, मोड ऑफ एंट्री है फॉरेन मार्केट में एंटर करने का। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग। इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल, the hiring firm approaches the contract manufacturer with a design or formula. The contract manufacturer will quote the parts based on process, labor, tooling, and material costing. Typically, a hiring firm will request quotes from multiple CMS, मतलब contract manufacturers. After the bidding process is complete, the hiring firm will select a source and then for agreed upon price, the contract manufacturing acts as a hiring firm's factory, product and shipping units of the design on behalf of hiring firm. अब जब हमें किसी दूसरी कंट्री में ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, या अपना बिजनेस को उस कंट्री में बढ़ाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस कंट्री में जाके प्रोडक्शन भी करें। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं या वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है हमारे प्रोडक्शंस के लिए सूटेबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमें उस मार्केट में एंटर भी करना है, वहाँ पर ट्रेड भी करना है, लेकिन वहाँ के जो इन्वायरमेंट है या वहाँ के जो कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस है हमारे प्रोडक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है। तो हम वहाँ की किसी लोकल फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को एज ए प्रोडक्शन यूनिट की तरह प्रिपेयर करे और उसे तैयार करके हमें वहाँ पर दे दे।
तो जब हम अपना काम अपना प्रोडक्शन खुद ना करके किसी लोकल फर्म से फॉरेन मार्केट की वो काम करवाते हैं, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब आप इसे एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई इंडियन फर्म है और उसे यूएस में एंटर करना है। आप देखते हैं कोई एक इंडियन फर्म है हमारे पास और उसे यूएस में एंटर करना है, लेकिन अब यूएस में अगर वो एंटर करती है तो वहाँ का जो प्रोडक्शंस का इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शंस के लिए उसे फैसिलिटीज़ चाहिए, वो उनके पास वो उसको ईज़िली यूज़ नहीं कर पा रहे या उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो इंडियन फर्म्स क्या करेगी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी यूएसए की किसी फर्म से। वो उस फर्म से कहेगी कि आप हमारे बिहाफ पर इस प्रोडक्ट को हमारे बनाइए और इसके प्रोडक्शंस के बदले आप जो बनाएंगे उसके बदले हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो मतलब अब क्या होगा, जो इंडियंस का प्रोडक्ट्स का उसको यूएस की कोई फर्म बनाएगी और फिर इंडियन फर्म्स के जो ओनर्स है या जो हमारे मैनेजमेंट है वो वहाँ से उस प्रोडक्ट को लेकर उन्हीं की कंट्री में सेल्स आउट करेंगे। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि जब हम दूसरी कंट्रीज़ में फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्शन को खुद ना कर कर वहाँ के किसी लोकल फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसका प्रोडक्शन करवाएं, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है दूसरी कंट्री में वहाँ पर ये जानने का कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस मेथड से बनाना चाहिए, क्योंकि आप इतना एफिशिएंट नहीं है दूसरी मार्केटिंग में प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोकल फर्म्स हैं उन्हें पता है उन्हें कंट्री के लिए प्रोडक्शन को किस तरह करना है, किस साइज़ पे करना है और किस क्वालिटी के साथ करना है। तो कहीं ना कहीं जब हम एफिशिएंट नहीं होते दूसरी कंट्री में प्रोडक्शंस के लिए तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। जिसके कुछ बेनिफिट्स हम वो देख लेते हैं। पहला है कॉस्ट सेविंग। अब आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, अगर आप अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं तो उसका प्रोसेस लंबा पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत सारे ये टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जाकर ही प्रोडक्शंस करते हैं तो आपको वहाँ पर एक प्लांट लगाना पड़ेगा, वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, तो मतलब आपको एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा उस कंट्री में प्रोडक्शंस के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ की किसी फर्म को हायर कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके साथ, तो आपके बिहाफ पर वहाँ का डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, आपका जो प्रोडक्शंस का मतलब प्रोडक्शंस के प्लांट्स है, इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल है, पैकिंग है, वो सारा काम वो फर्म करेगी आपके बिहाफ पर। और जब वो फर्म उस चीज़ में एक्सपर्टाइज होती है, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए उस प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, वो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शंस बहुत बड़े अमाउंट पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्शंस की कॉस्ट आती है वो हमारे कंपैरिजन कम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी कॉस्ट बचेगी, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में उन्हीं से प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो हमसे ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और हमसे कम कॉस्टिंग पर उस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। दूसरा होता है म्यूचुअल बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्ट साइट। अब आपने जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बेनिफिट होता है। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री की फर्म आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगी, क्योंकि आप उसे पता है आपका प्रोडक्ट जो वो बनाएगी वो उन्हीं कंट्री में सेल्स आउट होएगा, आप उन्हीं की मार्केट को कैप्चर करेंगे। लेकिन इससे ये तो होता नहीं कि सिर्फ हमारी इंडियन फर्म्स को बेनिफिट होता है, जो आपकी यूएस फर्म्स होती हैं उनके पास भी तो टेंडर बढ़ता है, उनके पास भी वर्कलोड बढ़ेगा, जब उनका वर्क बढ़ेगा तो उनकी जो प्रॉफिट होती है उनकी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है एडवांस स्किल्स। अब जो किसी भी कंट्री के जो लोकल फर्म्स होती हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस होती हैं, क्योंकि उन्हें उस कंट्री के इन्वायरमेंट के बारे में, जोग्राफिकल एरिया के बारे में, नीड के बारे में, डिमांड के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा पता होता है। उन्हें पता होता है कि वो किस चीज़ को यूज़ करके वहाँ के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्वालिटी। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हर चीज़ का जो प्रोडक्शन का तरीका होता है, मेथड होता है, या उसके अंदर जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, वो मे बी उस कंट्री के कल्चर्स के, रीजन्स के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हम जब दूसरी कंट्री में एंटर कर रहे हैं बिजनेस के थ्रू, तो हमें नहीं पता वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की मैथडोलॉजी कैसी है। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी हमें यूज़ करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोकस। अब जब कंपनी के मैन्युफैक्चर का काम कोई दूसरी फर्म कर रही है तो कंपनी अपना जो टोटल फोकस होता है वो वहाँ पर मार्केटिंग में कर लगाएगी, एडवर्टाइजिंग में लगाएगी, क्योंकि अगर आपके पास 10 काम है तो आप 10 को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास उन 10 में से 5 वर्क को कोई और करे आपके बिहाफ पे, तो आपके पास सिर्फ वर्क तो 5 रहेंगे, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो पूरा टाइम रहेगा जितना आप 10 को देते थे।
तो जब आपके पास टाइम ज़्यादा होएगा, वर्क कम होएगा, तो आप उसको कहीं ज़्यादा इफेक्टिवली करेंगे पहले के कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैव मल्टीपल कस्टमर्स। तो वैसा हमने बात कर ली थी इसके अंदर कि कॉस्ट सेविंग के अंदर ये पॉइंट आएगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके पास मल्टीपल कह सकते हैं मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं किसी चीज़ को प्रोडक्शंस के बाद उस प्रोडक्ट के। तो जब उस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल्स होता है या कॉस्ट होती है वो अपने आप कम हो जाती है, और जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो आप अपने प्रोडक्शन की भी कॉस्ट या अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है मार्केट में उसे भी इकोनॉमिक रेट पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है आपका फॉरेन मार्केट में एंटर करने का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या करते हैं, हमारी जो मेन फर्म होती है वो किसी दूसरी कंट्री में खुद एंटर कर ना करके, मतलब प्रोडक्शन ना करके, वहाँ की लोकल फर्म को उसकी अथॉरिटी देते हैं कि वो उसके बिहाफ पर उसके प्रोडक्ट को वहाँ पर मैन्युफैक्चर करें। नेक्स्ट होता है असेंबली। अब असेंबली में क्या होता है कि कोई हमारे पास आप लगा सकते हैं 5 कंट्री हैं, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री और ये 5 कंट्री। तो हर कंट्री के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। हो सकता है इस कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, इस कंट्री के अंदर जो लेबर है वो बहुत चीप है, इस कंट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इस कंट्री के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर असेंबलिंग की कॉस्ट या डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, हम हर कंट्री से अपने जो प्रोडक्ट है उसके कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। अब हो सकता है आप ऑटोमोबाइल की बात करें तो हमारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, गियर्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, उनकी सीट बेल्ट्स होती हैं, लेदर होता है, बहुत कुछ यूज़ होता है एक ऑटोमोबाइल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज से उनके पार्ट्स को लेते हैं या कलेक्ट करते हैं उनकी जो कंपैरेटिव एडवांटेज होती है उसके हिसाब से। तो पहली कंट्री में देखेंगे हम कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बेटर है, तो हमारा जो ऑटोमोबाइल का टेक्निकल पार्ट होता है हम उस कंट्री से लेंगे। दूसरी कंट्री में देखेंगे कि जहाँ पर लेबर बेस्ड वर्क होता है, मतलब आपकी जो सीट्स को बनाने का काम होता है या आपके किसी इक्विपमेंट्स को कंबाइन करने का काम होता है, तो वो हम दूसरी कंट्री से ले लेंगे। तीसरा देखेंगे कि जिस कंट्री से नेचुरल रिसोर्स हमें चीप लेवल पे, कम लेवल पे इजीली अवेल होते हैं, नेचुरल रिसोर्स हम उस कंट्री से लेंगे। फोर्थ देखेंगे हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग कंट्री से लेंगे। तो हम इन सब को अलग अलग कंट्री से लेकर और एक कंट्री में जाकर उन्हें असेंबल करते हैं। तो मतलब हम एक कंट्री में बैठकर बहुत सारी कंट्रीज़ के जो एडवांटेज होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उन सभी को उठाते हैं। उन सभी बेनिफिट्स को यूज़ कर कर हम किसी एक कंट्री के अंदर जाकर उन सभी पार्ट्स को असेंबल करके अपनी ऑटोमोबाइल को तैयार करते हैं। तो ये होता है आपका असेंबली। इसके थ्रू भी हम किसी फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम हर कंट्री का जो कह सकते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज होता है या हर कंट्री की जो स्पेशलाइजेशंस होती है उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और इसे हम मल्टी सोर्सिंग भी कहते हैं कि हमारा जिसमें प्रोडक्ट तैयार होता है वो बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प से तैयार होता है। तो सब देख लेते हैं। एन असेंबली ऑपरेशन इज़ अ वेरिएशन ऑफ द सब्सिडरी अ फॉरेन प्रोडक्शन प्लांट माइट बी सेट अप सिमिलरली टू असेंबल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट और elsewhere. The exporting component may try to retain key components manufactured in the domestic plant, allowing development, production skills, and investment to be concentrated. While maintaining the benefits from economies of scale, some parts of the product may be produced in various countries, multi-sourcing in order to gain each country's comparative advantage. तो वही बात है कि जब हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में या जहाँ पर हम अपना ट्रेड कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस फर्म्स में हम मार्केटिंग करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम उस कंट्री में अलग अलग कंट्री से प्रोडक्ट्स को लाकर, उन कंपोनेंट्स को लाकर उस कंट्री में असेंबल करते हैं और फिर उसको वहाँ पर सेल्स आउट करते हैं। तो हो सकता है वो असेंबल हम अपनी कंट्री में भी करें, क्या पता वो असेंबल हम उस फॉरेन मार्केट में करें। तो ये होता है असेंबल। जब आप बहुत सारी कंट्रीज से अपने प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को लेते हैं उनकी कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से। इसमें मेन बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में और चीप लेवल पे अवेलेबल हो जाता है अलग अलग कंट्रीज से। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर।
तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? अ जॉइंट वेंचर consists two companies establishing a joint owned market. One of the owner will be local business और local to a foreign market. अब आप जब आपकी कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस है, दो नाम है, वो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए जुड़ते हैं, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई हमें ये डैम बनाना था और हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और एक बिजनेस फर्म है बी, लेकिन इन दोनों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि अकेले इतने बड़े डैम्स को बना सके। तो ए और बी क्या करते हैं, ये दोनों अपने आप को कंबाइन करते हैं और एक नई बिजनेस फर्म्स का वहाँ पर नाम आता है, जिसे कहते हैं हम जॉइंट वेंचर। कि अब यहाँ पर जो काम होगा वो ए और बी ये दोनों मिलकर उसे करेंगे। तो इसमें होता है द टू कंपनीज वुड बी प्रोवाइड टू न्यू बिजनेस विद द मैनेजमेंट टीम एंड शेयर कंट्रोल ऑफ जॉइंट वेंचर। तो इसमें वही कहा है कि जब इस काम को अब दो कंपनीज बना रही हैं तो इस पर ओनरशिप भी इन दोनों का होगा, इस पे राइट्स भी इन दोनों का दोनों का होगा, और इस मैनेजमेंट का या इस बिजनेस फर्म का जो नाम होगा वो भी इन दोनों को मिलाकर ही बनाया जाएगा। There are several benefits of this type of venture. It allows you to benefit of local knowledge of a foreign market and allows you to share costs. However, there are some issues. There can be problems with deciding who investment, what and how to split profits. इसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब आप इंडिया में हैं और आपको यूएस में ट्रेड करना है और यूएस कि कोई कंपनी चाहती है कि वो भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है और आप भी उस कंट्रीज़ में एंटर करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप? तो इसमें क्या करेंगे कि आपका जो प्रोडक्शन है, हो सकता है आप इंडियन फर्म्स और यूएसए फर्म्स दोनों फर्म्स किसी एक ही प्रोडक्शन के ऊपर काम करती हैं। हो सकता है दोनों ही ऑटोमोबाइल को बनाती हों, लेकिन दोनों ही फर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट एफिशिएंट है इस काम को करने में। हो सकता है ऑटोमोबाइल के इंजन को आपकी इंडियन कंट्री जो इंडियन फर्म्स है वो अच्छा बनाती हो, और उसका जो बॉडी है और उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइंस होते हैं उसको आपकी यूएस फर्म आपसे अच्छे से बनाती हो। तो दोनों कंट्रीज़ की फर्म्स को किसी ना किसी चीज़ में एडवांटेज है, किसी ना किसी चीज़ में वो एफिशिएंट है उस चीज़ को करने में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों फर्म मिलेंगी और अपनी अपनी जो स्पेशलाइजेशंस थी उनको कंबाइन करके ट्रेड को करती है। इसमें क्या करते हैं, इंडियन फर्म्स जाएगी आपकी यूएस में और वहाँ की किसी फर्म्स के साथ अपने आप को कंबाइन करेगी, एक नया जॉइंट वेंचर बनाएगी, बिजनेस यूनिट बनाएगी, जिसके थ्रू ये उस फॉरेन फर्म्स के नॉलेज को, उनकी एफिशिएंटी को यूज़ करेंगे और ये अपनी जो एफिशिएंटी है अपने नॉलेज को उनके साथ शेयर करके एक यूनिट बनाएंगे बिजनेस की, और जिसके थ्रू वो उस फॉरेन मार्केट को कैप्चर करेंगे या वहाँ पर मार्केटिंग करेंगे। तो इसमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि जब दो फर्म्स अलग अलग कंबाइन होती हैं तो दोनों की स्पेशलाइजेशंस अलग होते हैं, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करने में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि कौन सी फर्म्स कितना इन्वेस्ट करे और किस फर्म का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे कितना प्रॉफिट दिया जाए। क्योंकि हो सकता है एक फर्म अगर ऑटोमोबाइल्स का इंजन्स प्रिपेयर कर रही है तो दूसरी फर्म्स वहाँ पर उसका इंटीरियर तैयार करेगी, उनकी बॉडी तैयार करेगी। तो अभी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि बॉडी तैयार करने वाली फर्म्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए या इंजन्स प्रिपेयर करने वाली फर्म्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर उनके अब इन्वेस्टमेंट हो गया तो उन्हें प्रॉफिट किस शेयर में मिले। तो इसमें कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन इस तरीके को यूज़ कर भी हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं जॉइंट वेंचर। जब आप किसी फॉरेन की किसी कंपनीज़ के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके एक नई ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं फॉरेन मार्केट में, वहाँ पर ट्रेड करने के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए। अब आती है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीड या एग्रीमेंट इज़ यूजुअली कंक्लूडेड बिटवीन टू और मोर बिग कंपनीज इन ऑर्डर टू यूज स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ ईच ऑफ देम इन द डेवलपमेंट ऑफ new innovative technologies. Strategic alliance could be formed in joint laboratory, research programs, productions and promotion of a new product. अब strategic alliance क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा बड़ी कंपनीज का। किस लिए करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की, हो सकता है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास अलग अलग स्किल्स हैं और उन दोनों स्किल्स को डेवलप करके वो एक काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट को बना सकें, या दोनों किसी सेम फील्ड में रिसर्च कर रही हैं,
अगर दोनों अलग अलग फील्ड में रिसर्च करेंगी स्ट्रेटजिक अलायंस, तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होएगी, उनका टाइम बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों फर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है सेम है, तरीका सेम है, तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ उस प्रोग्राम को करती हैं, अपना एक अलायंस बना लेती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं स्ट्रेटजी के हिसाब से, और उसके बाद वो अपनी दो ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके काम करते हैं स्ट्रेटजिक अलायंस के अंदर। टिपिकली mutual efforts of different partners give better result than the independent development of a new technology. During joint operations, each company can get the needed experience in new areas and different form of management. अब आपकी जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप किसी अकेले काम कर रहे हैं तो आप इतने एफिशिएंट नहीं होंगे, इतने मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी दो एक्सपर्ट, एक कह सकते हैं कि कोई काम है, एक कम पर्सन्स कर रहा है, यहाँ पर दो पर्सन्स कर रहे हैं, तो अगर एक के पास कोई नॉलेज है, हो सकता है या आपका डोमेस्टिक नॉलेज रखता हो ट्रेड का, और ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हो सकता है ये इंटरनेशनल नॉलेज रखता हो ट्रेड का। तो अगर ये दोनों अकेले काम करेंगे तो ये सिर्फ डोमेस्टिक में कामयाब होएगा और ये आपका सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस होएगा। लेकिन अगर इन दोनों बिजनेस फर्म्स को मिला दिया जाए, इनको स्ट्रेटजी के थ्रू अलायंस बना ले दोनों, कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक साथ करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये दोनों मिलकर ओवरऑल वर्ल्ड की डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल जो दोनों इन्वायरमेंट है, दोनों मार्केट, उस पूरी मार्केट को एक कैप्चर कर लेंगे। फिर इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ेगा, इनका एक्सपीरियंस होगा न्यू एरियाज़ में वो भी बढ़ेगा। तो कह सकते हैं ये दोनों फर्म्स के लिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होता है। द मेजर वीकनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज़ द कम्प्लेक्सिटी इन द managing companies with different cultures. There will be at least two teams of managers with two different approaches. The companies may have different goals and strategies in the future business development of new technology. लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या आती है, वीकनेस क्या होती है इस मोड्स में जब आप एंटर करते हैं फॉरेन मार्केट में, कि अब आप दो कंट्रीज़ हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, उनका मैनेजमेंट अलग है, उनकी अप्रोचेस अलग अलग हैं, तब उन सभी को एक साथ एक जगह काम करना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना पड़ता है, एक कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी कह सकते हैं मुश्किल होता है, या उनका एक वीक पॉइंट है, क्योंकि दो कल्चर एक साथ नहीं रह सकते, दो ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजीज अलग हैं तो वो एक साथ नहीं रह सकती, दो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अलग होते हैं, या उनके जो फ्यूचर में जो अपना बिजनेस डेवलपमेंट का तरीका है या किसी टेक्नोलॉजी है उनकी, तो वो अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दो कंपनीज एक दूसरे के साथ सूटेबली कंबाइन हो सकें, अलायंस बना सकें। तो ये एक तरह से वीक पॉइंट है इसका, लेकिन इसके हमने देखे बेनिफिट्स भी बहुत हैं कि जब दो अलग अलग फर्म्स कंबाइन होती हैं तो वो दोनों के एक्सपर्टाइज का, दोनों के नॉलेज का, दोनों की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर पहले से ज़्यादा प्रॉफिट या इंसेंटिव्स गेन करती हैं। तो ये होता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिसके थ्रू आपकी कोई भी फर्म्स फॉरेन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे एंटर कर सकती है मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आपको पता ही होगा मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हमने जो यूनिट करी थी IBO 1 में थी कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी उन्हीं वहीं से लिए गए हैं, क्योंकि आप जब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मतलब उसका भी वही है कि आप अपने बिज़नेस को दूसरी कंट्रीज़ में बढ़ा रहे हैं, तभी तो आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इस यूनिट में भी आपका वही है कि आप किस तरह दूसरी कंट्रीज़ में एंटर करेंगे। तो मर्जर की बात करते हैं। द टर्म मर्जर एंड एक्विजिशंस रेफर्स ब्रॉडली टू द प्रोसेस ऑफ वन कंपनी कंबाइनिंग विद अनोदर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ खुद को कंबाइन कर लेती है, वो होता है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर इसमें अलग होता है, एक्विजिशन इसमें अलग होता है। तो मर्जर वो होता है कि अगर आपके पास कोई एक कंपनी है और कोई दूसरी कंपनी है, अगर इन दोनों ने मिलकर कोई काम किया, मतलब इन दोनों ने सोचा कि हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को, इसका नाम A1 था और इसका नाम 2 था, तो इन दोनों नामों को छोड़कर किसी नई आइडेंटिटी को बनाते हैं, नई बिजनेस फर्म्स को बनाते हैं जिसका पहले के नाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो होता है आपका मर्जर, कि आपने दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया, तीसरी एंटिटी को बनाया, जिसके अंदर आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं है। हो सकता है आप लेते हैं आटा, एट लिखते हैं
या बैट ले सकते हैं आप। ये कोई दो कंपनी थी अलग अलग। अब इन दोनों कंपनीज ने क्या किया, सीए नाम की कंपनी को बनाया। तो अब सीए कंपनी में क्या है, आपका जो एट और बैट का जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन था, टोटल मैनेजमेंट था, वो सारा किसके अंदर आ गया, सीए के अंदर। सीए जो कंपनी है आपकी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर ही बनाई गई है। तो आपका पुराना नाम अब ख़त्म हो जाता है और आपका एक नया नाम आ जाता है। तो ये होता है आपका मर्जर। अगर अब हम बात करें एक्विजिशंस के बारे में, अब एक्विजिशंस में होता है कि जब आपकी जो कोई फर्म है, हो सकता है यहाँ पर ए फर्म है या आपकी बी फर्म है, हमारी ए फर्म बी फर्म को परचेज कर लिया अब यहाँ पर, उसके रिसोर्सिस को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके मैनेजमेंट को। तो अब जो बी फर्म का नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ए, क्योंकि बी फर्म को किसने परचेज कर लिया है, ए ने परचेज कर लिया है। तो पूरी फर्म का नाम हो जाता है ए फर्म, क्योंकि ए फर्म ने बी फर्म के मैनेजमेंट को, वहाँ के प्रोसेस को, वहाँ की टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ को परचेज कर लिया है। ये होता है आपका एक्विजिशन। इन एन एक्विजिशन वन कंपनी परचेज द अदर आउटराइट। द acquired firm does not change its legal name or structure but is now owned by the parent company। अब इसमें दे रखा है एक्विजिशन में कि वन कंपनी परचेज द अदर आउटराइट, मतलब एक कंपनी आपकी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है या उसके हर राइट्स को खरीद लेती है। द एक्वायर्ड फर्म डज नॉट चेंज इट्स लीगल नेम और स्ट्रक्चर बट इज नाउ आउंड बाय द पेरेंट कंपनी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसको परचेज़ करा है वो अपना नाम बदले या अपनी लीगल एंटिटी बदले, लेकिन अब वो किसके अंडर काम करेगी, आपको जिसने परचेज़ किया है, अब आपकी जो पेरेंट कंपनी है आप उसके अंदर काम करेंगे। और मर्जर की बात करें, अ मर्जर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स विच सब्सटेंशियली फॉर्म अ न्यू लीगल एंटिटी अंडर द बैनर ऑफ वन कॉरपोरेट नेम। तो इसमें वही बताया गया कि दो एंटिटी को मिलाकर एक नया बिजनेस फर्म बनाया जाता है, एक नई लीगल एंटिटी बनाई जाती है। मर्जर एंड एक्विजिशंस डील्स जनरेट सीजेबल प्रॉफिट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री बट नॉट ऑल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील क्लोज। पोस्ट मर्जर सम कंपनीज फाइंड ग्रेट सक्सेस एंड ग्रोथ वाइल अदर्स फेल स्पेक्टरली। अब मर्जर और एक्विजिशन से क्या होता है कि आपका जो हो सकता है आपका प्रॉफिट बढ़े, आपकी ग्रोथ बढ़े, क्योंकि आपने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को एक्वायर करा है। हो सकता है आपकी पॉलिसी से ऑर्गेनाइजेशंस में फिर से सक्सेस रेट बढ़ने लग जाए, उसका जो टर्नओवर है वो बढ़े। लेकिन मे भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले से ही लॉस में जा चुका है या उसकी पहले से गुडविल ख़राब हो चुकी है, उसकी गुडविल की वैल्यू या उस गुडविल का इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़े। तो ज़रूरी नहीं है कि मर्जर और एक्विजिशंस हरदम प्रॉफिटेबल ही होता है या हरदम लॉस के लिए होता है। तो ये होता है मर्जर एंड एक्विजिशंस कि इन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर भी आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो गाइस आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई आपकी टेक्निकल टर्म्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर जो आपको बार बार रिवाइज़ करनी पड़े या आपको समझ ना आए। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं या वीडियोस को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।